हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विकास भारद्वाज एक लंबे टाइम के बाद आप सभी का परीक्षा मैनिया के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के बारे में कर रहे हैं। और मैं आपसे पिछले लेक्चरों में अच्छे भारतीय संविधान के एक दार्शनिक भाग के बारे में, जिसे हम फिलोसफिकल एरिया कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपसे अध्ययन किया था और कराया था। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तावना से पहले मैंने थोड़ा सा आपको कराया था सबसे पहले संवैधानिक विकास के बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ये क्या है? ये भारतीय संविधान के दर्शन का भाग है। हम इसे ये कहते हैं कि ये संविधान के दर्शन का भाग है। और प्यारे बच्चों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं सरकार के बारे में। यानी कि आज से हम जो डिस्कशन करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे भाग 5 के बारे में। भाग 5 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों, जिसमें हम संघ की सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। संघ की सरकार में हम लोग सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर प्रधानमंत्री जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हम लोग पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग संसद वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं भाग 5 की बड़े सारगर्भिक तरीके से प्यारे बच्चों। तो पेन 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 तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो लेक्चर होगा पॉलिटी का, वो होगा भाग 5। वो होगा प्यारे बच्चों भाग 5। देखिए, भाग 5 में दिया गया है संघ की सरकार, संघ की सरकार। देखिए, भारतीय संघ के बारे में बताया गया है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिकल अनुच्छेद 52 से 151 तक। ये काफ़ी बड़ा भाग है। और प्यारे बच्चों, जिसने संविधान पढ़ा और भाग 5 नहीं पढ़ा तो उसका संविधान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। उसे यही नहीं पता है कि भारत के राष्ट्रपति किस तरीके से निर्वाचित होते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। और प्यारे बच्चों, उसे यही नहीं पता है कि हमारे प्रधानमंत्री पद की योग्यताएं क्या क्या हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता है, किस तरीके से निर्वाचन होता है। तो उन्हें यही नहीं पता है, तो वो आगे किस तरीके से उसने पॉलिटी पढ़ी है, कुछ उसका कहा नहीं जा सकता है। तो देखिएगा, भाग 5 में हम लोग पढ़ते हैं केंद्र सरकार के बारे में, संघ की सरकार, या हम लोग एक शब्द लिख देंगे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कशन करेंगे वो करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय जी के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, राष्ट्रपति, हमारे यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। मैं बता देता हूँ आपको, हमारे यहाँ 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, एक कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। चलिए थोड़ा दोबारा डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों।
तो देखिए, एक बार मैं आपको बताऊं कि ऐसा हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फ़ोन किया कॉल पे कि हमें आपसे बात करनी है। तो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कितने अच्छे अध्यापक थे। मुझे ऐसे अध्यापकों पे गर्व है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी क्लास में खड़े हैं और उनके पास प्रधानमंत्री का कॉल आता है और वे कहते हैं कि रुकिएगा, 10 मिनट बाद आपसे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आज के अगर प्रधानमंत्री महोदय से ये कह दिया जाए कि हम 5 मिनट बाद बात करते हैं, तो पता है आपके साथ क्या होगा? बस सोच लीजिएगा। तो देखिए, उन्होंने कहा कि हम आपसे 10 मिनट बाद बात करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आप 10 मिनट बाद हमसे कॉल कर लीजिएगा, हम 10 मिनट बाद आपसे बात करें। तो फ्री होने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि कॉल किया और बोला कि हाँ जी बोलिएगा, आपने कुछ बात करने के लिए फ़ोन किया था। तो देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ये बात कहते हैं कि हम आपको एक पद देना चाहते हैं, हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। समझना ध्यान से, उन्होंने कहा कि हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल हैंग हो गए, बोले यार, हम लोगों ने कभी पंचायत का तो चुनाव लड़ा नहीं, ये लोग हमें राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताइएगा, आप लोग, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, इन लोगों के सामने हाथ कौन जोड़ेगा? मेरे बस की बात नहीं है कि मैं सभी के सामने हाथ जोड़ूं कि मुझे वोट दे दीजिए, मुझे वोट दे दीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम आपको नाम मात्र की कार्यपालिका का एक, कहते हैं ना कि एक अध्यक्ष बना रहे हैं, जिसमें हम आपको वोट आप नहीं मांगेंगे, वोट आपको ऑटोमेटिक मतलब ये लोग दे देंगे। और प्यारे बच्चों, में ऐसे उस समय के इतने शिक्षित और योग्य लोगों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उस समय एक शिक्षा की बहुत बड़ी वैल्यू थी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय दोनों ही बड़े अच्छे, योग्य और कुशल व्यक्ति थे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आज नहीं है, लेकिन उन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लोग यही नहीं याद करते हैं कि हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी योग्यता, कुशलता और उनके लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर उनको याद किया जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि पेपर में तो नहीं आएगा, कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि भाई एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने अपने लिए कभी वोट बैंक नहीं बनाया, जिन्होंने वोट बैंक नहीं बनाया, तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए, ऐसे बनिएगा ना? चलो ठीक है। ये कहानी आपको क्यों पढ़ाई? क्योंकि आप आगे समझें। अब सुनिए, देखिए, वास्तविक कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी कि सारी जो सत्ता की जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री जी में निहित होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी कक्षा में कुछ अच्छे लोग बैठे हैं, तो उन पे मेरा ध्यान जाके मैं हंसी की तरफ आ गया हूँ, आप भी हंस लीजिए थोड़ा सा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री जी में निहित होती है, और जो नाम मात्र की कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। आइए राष्ट्रपति महोदय के बारे में डिस्कशन करते हैं बड़े सारे तरीके से। प्यारे बच्चों, चीज़ों को ना देखो, एकदम इंटरेस्टली पढ़िएगा, खाते पीते रहिएगा, क्लास में बैठ के आराम से पढ़ते रहिएगा इस तरीके से, और बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। और क्लास को ऐसा मत समझो कि भाई पढ़ाई कोई बोरिंग है। भाई पढ़ाई जितना, एक देखो ना गेम, तुम लोग एक बात कहानी सुनाता हूँ तुमको आज। ये कैरम बोर्ड है, ठीक है, यहाँ बहुत सारी गोटियाँ रखी हैं। तो पता है, इस कैरम बोर्ड के इस गोले में गोटी तब जाएगी तब आपका इस पे कंसंट्रेशन। मेरी बात समझ रहे? यदि आप यहां से गोटी को इस तरीके से मारते हो, एंगल ले करके कि भाई गोटी इसमें जानी चाहिए, तो इसका मतलब आप जीतोगे। आप जीतोगे कब? जब स्टडी को गेम बना लोगे। मेरी बात समझे? स्टडी को गेम बना लो। आवश्यक नहीं है कि आप 12 घंटे स्टडी करते हो भाई तो आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं सर। बस 6 घंटे पढ़िएगा और काफी है। 2 घंटे मैथ को दो, 1 घंटा जीएस को दो, बाकी आपका इंग्लिश, हिंदी है, रीजनिंग है, रिवीजन है, सफिशिएंट है। तो उस तरीके से पढ़िएगा जिस तरीके से पढ़ा जाता है। राष्ट्रपति पद के बारे में डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो अनुच्छेद 52 से 61 तक मैं इसमें बात करूंगा।
अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक मैं इसमें बात करूंगा। प्यारे बच्चों, क्या कहा? अनुच्छेद 52 आर्टिकल चलिए अनुच्छेद 52। अब अनुच्छेद 52 क्या कहता है प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 52 यह कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा। क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद होगा। अच्छा सर, राष्ट्रपति का पद किस देश के अनुसार होगा? तो ये राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन यानी यूके के अनुसार राष्ट्रपति का पद होगा। मेरी बात समझ में आई आपको? दोबारा रिपीट करते हैं। मैंने कहा हम भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें संघ की सरकार या केंद्र सरकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। इसमें हम अनुच्छेद 52 से 151 तक डिस्कशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जिसमें सबसे पहला टॉपिक राष्ट्रपति महोदय होंगे। राष्ट्रपति महोदय 52 से 61 तक बात करी जाएगी, जिसमें प्यारे बच्चों सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भाई एक राष्ट्रपति का पद होगा जो ब्रिटेन देश के अनुसार होगा। ये बात समझ में आई? अब अगर हम बात करें आर्टिकल 53, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, इधर हम लोग लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं। अनुच्छेद 53। देखिए अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका, अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कार्यपालिका भारत में 2 प्रकार की होती है। एक वास्तविक, एक क्या प्यारे बच्चों? वास्तविक कार्यपालिका, और एक होती है प्यारे बच्चों औपचारिक। या नाम मात्र की कार्यपालिका। जो वास्तविक कार्यपालिका है, इसमें प्रधानमंत्री जी, इसके प्रधान होंगे प्रधानमंत्री जी, और यहां पे होंगे राष्ट्रपति महोदय। यानी फाइनल बात क्या निकल के आई कि आर्टिकल 53 राष्ट्रपति औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रधान होंगे या अध्यक्ष होंगे। ये बात समझ में आई? यानी 53 क्या कहता है प्यारे बच्चों कि राष्ट्रपति नाम मात्र या औपचारिक कार्यपालिका के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अच्छा सर, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अच्छा सर, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे? ध्यान से समझिएगा। देखो एक बात समझो, पहले एक चीज होती है संसद, ठीक है, पार्लियामेंट। इसमें 2 सदन होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों राज्यसभा, और एक होता है प्यारे बच्चों लोकसभा। दोनों को ध्यान से समझना, लोकसभा, ठीक है। और एक मिनट सुनो, इधर लिखते हैं, इस बात को समझते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन।
इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन लोग भाग लेते हैं? पहली बात, राष्ट्रपति पद के लिए भाग लेने वाले लोगों में एक संसद में 2 सदन होते हैं प्यारे बच्चों, राज्यसभा और लोकसभा। एक होता है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में कौन कौन लोग होते हैं सर? राज्य विधानमंडल में होती है विधान परिषद, विधान परिषद और विधानसभा। अब एक बात समझना ध्यान से, बहुत प्यारी सी, आप सारे लोग मिलकर के एक बात बताइए, राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में राज्य की संसद की राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा भाग लेती है। और क्या लेती है? विधानसभा भाग लेती है, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेती। आखिर क्यों? विधान परिषद के लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। इसलिए क्या है कि विधान परिषद भाग नहीं लेती, विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेते। अच्छा, और कौन लोग भाग नहीं लेते प्यारे बच्चों? और कौन लोग भाग नहीं लेते? देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय द्वारा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के एंग्लो इंडियन। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, आधे से लोग पता है क्या सोच लेते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? वो सोच ले कि विदेशी व्यक्तियों ने भारतीय महिलाओं से शादी करके और उनके द्वारा पैदा होने वाले बच्चे, जन्म लेने वाले बच्चे आंग्ल भारतीय समुदाय कहलाते हैं। नहीं सर, यू आर रॉन्ग। देखिए, जो यूरोपीय कंट्री है, केवल जो यूरोपीय कंट्री हैं, उनके जो लोग हैं, उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करने पर जो व्यक्ति हैं, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जिन्हें माना गया भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, केवल यूरोप, केवल और केवल यूरोप, वह आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति कहलाएंगे। बोलो यस, जोर से बोलो जय माता की। पढ़ो, चलो ठीक है। अगली बात हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के कौन कहेंगे? जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करी और जिन्हें भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है, उनके अकॉर्डिंग वो आंग्ल भारतीय समुदाय कहलाएंगे। बोलिए, समझ में आया? ठीक है, अगर समझ आया तो देखते रहिएगा परीक्षा में। नहीं ध्यान से सुनिए। राज्यसभा में 12 सदस्य, इस बात का अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। राज्यसभा में 12 सदस्य, और 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, ठीक है, इन क्षेत्रों में जिनके पास विशेष कौशल है, उन लोगों को राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और ये जो सदस्य मनोनीत होते हैं, क्या इन्हें चुनाव में भाग ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, एक बात बता देता हूं। अभी क्या हुआ कि हमारा कोई व्यक्ति है मोहित, और इसको चुनाव में, इलेक्शन में खड़ा किया गया, ये बेचारा जीत गया। अब जीत जाने के बाद इसने ये भी सदस्य मनोनीत करे और ये भी सदस्य मनोनीत करे, तो क्या अगली बार जब ये राष्ट्रपति चुनाव में आएगा तो ये इसको फटाक से वोट नहीं डाल देंगे? तो प्यारे बच्चों, इसलिए ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। बोलो, समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग आर्टिकल 55 के बारे में डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसके लिए निर्वाचन मंडल होता है, बस लिख लेना, निर्वाचन, मैं नहीं लिखवा सका हूँ, निर्वाचन मंडल द्वारा, मंडल द्वारा, किसके द्वारा होता है? निर्वाचन मंडल द्वारा। अच्छा, मैं एक बात और तुम्हें बताता हूँ, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की प्रक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 55
5 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। सुनिएगा, दोनों बातों को अच्छे से समझते हैं। इसको एक बार इधर से मिटा देते हैं और यहां पे समझते हैं। देखिएगा सर, ये सबसे पहले समझते हैं कि आनुपातिक क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि आनुपातिक क्या है, ठीक है? तो देखिए, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी और एक व्यक्ति है सी। ये 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्याशी बनते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति है राकेश और राकेश से कहा गया कि भाई तुम इन लोगों को वोट डालिए। अब आपके यहाँ जब मुखिया का चुनाव होता है तो ऐसा तो होता नहीं है भाई कि 3 मुखिया खड़े हैं, उसमें एक आपके चाचा जी हैं और एक आपका मित्र है और एक और अदर व्यक्ति है। आपने सोचा एक बार वोट चाचा जी को दे देता हूँ और एक बार वोट अपने मित्र को दे देता हूँ, तो दोनों लोग जीत जाएंगे। प्यारे बच्चों, वहाँ पे तुम्हारे वोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वहाँ तुम्हारा वोट काउंट ही नहीं होगा। बोलो, समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है कि मान के चलिए आपको बी व्यक्ति पसंद आ रहा है, ठीक है? फर्स्ट नंबर पे आप लोग, यहाँ आपकी चॉइस होती है। यहाँ आपकी क्या होती है? चॉइस होती है, ठीक है? तो आप मान के चलिए कि आपको बी व्यक्ति पसंद आए, तो आपने पहली परफॉर्मेंस इन्हें दे दी। दूसरे नंबर पे आप राष्ट्रपति पद पे चाहते हो ए को और तीसरे नंबर पे चाहते हो सी को। अब एक व्यक्ति है मोहित, तो मोहित ने क्या किया? मोहित ए व्यक्ति को पहली परफॉर्मेंस देता है, इसे तीसरी परफॉर्मेंस देता है और इसे दूसरी परफॉर्मेंस देता है। अब मान के चलिए एक व्यक्ति है मुन्ना, वो यहां पर तीसरी परफॉर्मेंस देता है, यहां पर पहली परफॉर्मेंस देता है, यहां पर दूसरी परफॉर्मेंस देता है और यहां पर तीसरी परफॉर्मेंस देता है। ध्यान से समझिएगा। अब आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तो आप लोग ये देखिएगा, प्रथम चरण में आप लोग ये देखिएगा कि सबसे ज्यादा, यानी कि प्रथम चरण में वोटिंग किसको ज्यादा हुई है। तो यहां 2 व्यक्ति ऐसे हैं, यहां 2 सदस्य ऐसे हैं, यहां 2 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने पहली परफॉर्मेंस पे ए को चुना है। तो इसका मतलब ए जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ए व्यक्ति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर बात ये मान के चलो कि ऐसा न होता तो हम दूसरे चरण की गणना करते। कैसे दूसरे चरण की गणना करते? कि मान के चलिए यहां पे इन्हें 1 नंबर चुना गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? इस व्यक्ति को 2 नंबर चुना गया और यहां पे इस व्यक्ति को फिर से 3 नंबर चुना गया और यहां पर इस व्यक्ति को 1 नंबर चुना गया। अब ध्यान से सुनना। तो देखो, 1 नंबर पे तो तीनों, अगर प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण में तीनों व्यक्ति कैसे आते हैं? इक्वल आ रहे हैं भाई। प्रथम चरण में इस मोहित ने एक व्यक्ति को प्रथम चरण में चुना है, यहां पे भी और यहां पे भी। लेकिन जब हम दूसरे चरण का मतदान करते हैं, द्वितीय चरण का मतदान करते हैं, इसकी गणना करते हैं, तो देखिएगा पहला व्यक्ति 2 लोगों द्वारा चुना गया, लेकिन यहां पे तीसरे में है, यहां पे क्या है? पहले में। तो इसका मतलब अब 2 सदस्यों द्वारा द्वितीय चरण में मतदान किसको किया गया है? ए व्यक्ति को। तो इसका मतलब ए व्यक्ति क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति बन जाएंगे। ए व्यक्ति क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसे कहते हैं आनुपातिक। और एकल संक्रमणीय किसे कहते हैं? एकल संक्रमणीय शब्द का मतलब केवल इतना है कि मतदान की संख्या, मतों की संख्या बढ़ाने के लिए जो मान के चलिए तीसरा व्यक्ति है या चौथा व्यक्ति है। अच्छा, एक बात और याद रखें,
सबसे पहले एक बात और याद रख, एक बात बताइए, इस मतदान प्रणाली में कितने चरण तक काउंटिंग करेंगे सर? जितने व्यक्ति हैं, जितने व्यक्ति हैं। तो 3 व्यक्ति हैं तो 3 चरण तक ही हम देख सकते हैं, और 4 व्यक्ति हैं तो 4 चरण होंगे, 5 व्यक्ति हैं तो 5 चरण होंगे, 10 व्यक्ति हैं तो 10 चरण होंगे। बोलिए बात समझ में आई? अब सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है कि मतदान प्रणाली में तीसरे चरण तक भी बात नहीं बैठ रही है कि भाई यहां से चुनाव हो जाना चाहिए। तो देखिए फिर हम यूज करते हैं एकल संक्रमणीय। अभी तक हम अनुपातिक कर रहे हैं, अनुपातिक में हो जाता है तो ठीक है, ठीक है। अगर बच्चों उसके बाद एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय का मतलब यह है कि ये जो तीसरा व्यक्ति है, ये जो तीसरा व्यक्ति है, उस तीसरे व्यक्ति का जिसका मतदान सबसे कम है, जिस व्यक्ति को वोटिंग सबसे कम मिली है, उस व्यक्ति के वोटों को निकाल के हम दो जो व्यक्ति हैं फर्स्ट और सेकंड, उनमें हम डिवाइड कर देंगे, और फिर उसके बाद में जो व्यक्ति जीत जाएगा, जो व्यक्ति जीत जाएगा उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। बोलिए समझ में आई? समझ में आया? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 56। अच्छा सर, अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि देखिए, राष्ट्रपति की पदावधि, सॉरी, अरे मैंने मिस्टेक कर दिया, पदावधि, अब समझिएगा ध्यान से। राष्ट्रपति की पदावधि, हिंदी का अगर कोई वर्ड मिस्टेक हो जाता है तो आप एक बार देख लेंगे ध्यान से प्यारे बच्चों। देखिए राष्ट्रपति की पदावधि क्या रहती है? तो यह शपथ लेने से लेने से 5 वर्ष तक, क्या? शपथ लेने से या पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, जिस दिन वो पद ग्रहण कर लेते हैं उस दिन के बाद से 5 वर्ष तक। लेकिन निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति महोदय को कार्यकाल से पहले ही अपने सिग्नेचर लिखकर एक लेख पत्र द्वारा सौंप सकते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति महोदय को एक लेख लिखेंगे और एक पत्र लिखेंगे, उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे और सौंप देंगे कि मैं राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। बोलो समझ में आई बात? शाबाश। आगे की लोग हम लोग डिस्कशन करते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन, या पुनर्निर्वाचन। देखिए पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति महोदय जी को दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय को दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है, और आपसे पूछा जाए कि एकमात्र राष्ट्रपति जो अब तक दोबारा चुने गए हैं तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो दोबारा चुने गए हैं। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई? आपको क्लियर है? पुनः निर्वाचन हो सकता है राष्ट्रपति का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रबंध हैं, उन्हें वो पूरा करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 58, आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की योग्यता है। राष्ट्रपति
पद की योग्यताएं। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली योग्यता नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा नंबर, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। यह बात बिल्कुल बकवास लिखी है कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। एक बात बताओ, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य कौन होता है? लोकसभा का सदस्य वो होता है जो भारत का नागरिक हो, पहला नंबर तो, और दूसरा नंबर 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और जब आप राष्ट्रपति बनने के लिए हैं तो 35 वर्ष की आयु चाहिए। तो भाई ये दोनों शर्तें तो ऑटोमेटिक पूरी हो जाती हैं। तो भाई इस वजह से जब ये दोनों शर्तें ऑटोमेटिक पूरी हो जाती हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लोकसभा का सदस्य ये जो लाइन लिखी है ये फालतू में गुमराह करने के लिए लिखी गई है। बोलो समझ में आई बात? इसे आपको याद नहीं रखना है। अच्छा, एक बात और, 50 अनुमोदक। एक बात बताओ, तुम लोगों की बात बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब मान के चलो राष्ट्रपति पद भाई एक गर्व का पद है, भारत का प्रथम नागरिक है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि हमारे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो बोले कि भाई चलो ठीक है 55 साल के हो लिए या 50 साल के हो लिए, चलो एक बार राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, हम भी राष्ट्रपति बनते हैं। तो क्या होगा कि एक ठेला चलाने वाला, एक ठेला मतलब ठेले पे बैठा कोई व्यक्ति जो ठेला रखा है, एक ऑटो चलाने वाला कोई व्यक्ति और एक कोई किसान, कोई मजदूर सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट और या फिर अपने क्या है संसद में, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हमारा भी पर्चा भरिएगा। तो क्या है वहाँ पे इतनी सारी भीड़ हो जाएगी कि सब हल्ला मचाएंगे, हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, हम भी राष्ट्रपति बनेंगे। अब क्या होगा भाई, किस किस को मना करोगे? भाई आप भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, आप दिवालिया नहीं हो, आप क्या मतलब बैंकरप्ट नहीं हो, आप दिवालिया नहीं हो, आप पागल नहीं हो, आप पे किसी का कोई कर्जा नहीं है, तो भाई आप क्या कह सकते हो? आप कहोगे कि भाई हमें भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है। अब किसी व्यक्ति ने क्या किया, हल्ला मचा दिया। अब वहाँ क्या हुआ, करोड़ों लोग पहुँच गए, हम बनेंगे राष्ट्रपति। तो भाई इसके लिए क्या हुआ, तो हमारे जो संविधान बनाने वाले बुद्धिजीवी प्राणी हैं, उन्होंने इस बात को सोचा कि भाई अगर कभी ऐसा हुआ, अब मान के चलो हमारे तरुण सर हैं, इनके दिमाग में कभी आ जाए कि राष्ट्रपति बनना है, तो ये जाएंगे ना सीधे सीधे पहुंचेंगे और बोलेंगे ओ हमें भी राष्ट्रपति बनाओ, हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। पहला नंबर क्या है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक होने चाहिए। अब देखो, अब मान के चलो हमारे तरुण सर ने हमारी क्लास देखी, तो इसका मतलब इन्हें पता चला कि भाई ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कहां से लाए, राष्ट्रपति तो बन जाए। क्योंकि इसके लिए तो बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? संसद में भाई एक बात बताओ, संसद में ये तो निर्धारित है कि आप लोकसभा से 10 लोग ले सकते हो या 40 लोग राज्यसभा से ले सकते हो, लेकिन भाई 50 तो होने चाहिए ना। राज्यसभा लोकसभा से मिलाकर के 50 आपके प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक का मतलब जो प्रस्ताव को लेकर के जाएं निर्वाचक मंडल के पास कि हम तरुण सर को राष्ट्रपति चुनना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, और ये 50 लोग अलग होने चाहिए जो इन 50 से अलग सपोर्ट करते हो कि भाई ये 50 अलग हैं इन 50 से, कि ये तो 50 हैं ही जो मुझे मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं या मेरा पर्चा, क्योंकि आप अपना पर्चा खुद लेके नहीं जाओगे, आप खुद नहीं जाओगे कि हमें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना है, ये लोग लेके जाएंगे और ये कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है, राष्ट्रपति पद दे देना चाहिए या इलेक्शन कराना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? चुनाव कराना चाहिए।
और इस व्यक्ति को चुनाव में भाग देना चाहिए। और ये 50 अनुमोदक ऐसे लोग हैं जो इन लोगों के बाद में इनके पीछे से सपोर्ट करते हैं। बोलिए समझ आया, क्लियर हुआ? गुड, आइए कंटिन्यू। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बात मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 59 में क्या लिखा है इस बात को समझते हैं। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति की दशाएं। अच्छा एक बात समझना ध्यान से, इसमें और इस पॉइंट में थोड़ा अंतर है प्यारे बच्चों। अगर गौर देंगे आप तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अंतर है। मान के चलिए इसके लिए दशाएं क्या हैं। एक तो व्यक्ति पागल ना हो, पागल ना हो। जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वह दिवालिया ना हो, वह दिवालिया ना हो। बात समझना, वह क्या ना हो? दिवालिया ना हो। पॉइंट नंबर 3 प्यारे बच्चों, जमानत के तौर पे, जमानत के तौर पे 15,000 रुपए, 15,000 रुपए उसे देने पड़ेंगे। प्यारे बच्चों कितने? 15,000 रुपए देने होंगे। यानी कि 15,000 रुपए और 50 लोग प्रस्तावक और 50 लोग अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। बोली समझ में आई बात? ठीक है। अब एक बात बताइए, देखना, दो बात देखना ध्यान से। मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूं, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति अध्यापक है, यानी कि इसकी जो एक और शर्त है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और चौथा नंबर शर्त है कि वह लाभ के पद पे ना हो। इस बात को समझते हैं, लाभ के पद पर ना हो। ध्यान से समझना, वह व्यक्ति किस पे ना हो? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मेरी बात पे गौर देना, वह व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल और केवल इतना सा है कि मान के चलिए कोई एक टीचर है, कोई व्यक्ति टीचर है, अध्यापक है। अब व्यक्ति अध्यापक है और वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति का, और यदि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, यदि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उसे लाभ के पद से रिजाइन देना पड़ेगा, लाभ के पद से रिजाइन देना पड़ेगा। और यदि उसे लाभ के पद से रिजाइन देना है तब वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन प्यारे बच्चों दूसरी बात, अब रामनाथ कोविंद, जो आपको पता है राष्ट्रपति महोदय रहे हैं रामनाथ कोविंद, वह पहले क्या थे? बिहार से सांसद थे। बिहार से क्या थे? सांसद थे। लेकिन एक व्यक्ति सांसद है और उसे यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो पहले वो चुनाव लड़ लेगा और उसके बाद यदि वो जीत जाता है तो उसके बाद सांसद पद से उसे क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। है ना नाइंसाफी? दोनों के लिए बराबर होना चाहिए ना भाई। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, एक कोई व्यक्ति गवर्नमेंट पद पे है, चाहे वो आईएएस अधिकारी है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो चपरासी है, कुछ भी है, लेकिन लाभ के पद पे है। लाभ का पद मतलब गवर्नमेंट पद, सीधी बात। यदि लाभ के पद पे है तो वो पहले रिजाइन देगा, उसके बाद वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति सांसद है और यदि वह चुनाव लड़ना चाहता है तो वो चुनाव लड़ लेगा, और चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद यदि वह चुनाव जीत जाता है तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उसे अपने सांसद या विधायक पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह बात समझ में आई? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं और आज की क्लास को यहीं पे छोड़ेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में बातें आई होंगी। और अनुच्छेद 60 में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, अनुच्छेद 56, क्योंकि अगला जो है ना उसे मैं थोड़ा लेंथी लेना चाहता हूँ, और जब तक अगर उसमें मैं लेंथी लेता हूँ तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि वहाँ पे ना महाभियोग की प्रक्रिया है और उसे मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि क्या है महाभियोग। ठीक है, तो उसे मैं थोड़ा
25-30 मिनट का लेक्चर लेके अच्छे से ही समझाएंगे, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि लोग आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। लेकिन आज मैं अभी एक आर्टिकल लास्ट बच रहा है, अनुच्छेद 60 अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति पद की शपथ। शपथ कौन दिलाता है सर? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय। तुम लोग बड़ा कंफ्यूजन करते हो ना, उसे समझा देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय। अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, नहीं कमेंट में करेगा, नहीं यहाँ करेगा, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे। जब हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाएंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे कि 35 कैसे हो गए। अभी हम 34 पढ़ेंगे, और इस बात को समझना ध्यान से। 35 कोई नहीं कहेगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहते हो ना, पहले यहाँ पे समझिएगा। अभी यहाँ पे 33 तो जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी 33 तो न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो देखिए, राष्ट्रपति पद की शपथ यदि मुख्य न्यायाधीश जी हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिला देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, किन्हीं कारणोंवश मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है। दोबारा समझना, किन्हीं कारणोंवश मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, तो तब कोई भी जज, जो 33 न्यायाधीश बचे हुए हैं, इनमें से कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिला सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। अरे भैया, 33 लोग हैं, 33 लोग गायब हो जाएंगे क्या भाई? एक दो तो रहेगा ना। तो प्यारे बच्चों, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कोई भी अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, वह क्या है, राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिला सकता है। बोलो, समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं, और मैं आपसे आज के लिए जो मुझे सुना है, आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे विदा लेना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, क्लास को देखते रहिएगा और कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ। हम आपकी भविष्य की सारी कामनाओं को साकार कराने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। हमारा अटूट विश्वास है, आप हमें सपोर्ट करिएगा। हम इस बात पे खरे उतरेंगे कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट या हमारे द्वारा लगाई गई प्रैक्टिस आपको अहम साबित होगी, और जो मैं बात करता हूँ ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यहाँ से आपकी परीक्षा के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान से कक्षा को पूरा कंप्लीट करिएगा। मैंने आज बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाई हैं, इन कहानियों को सुनिएगा, ठीक है। अपने माँ बाप के सपने को साकार करिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों, मैंने कई बार मैं एक लाइन बोलता हूँ कि ये दुनिया है जनाब, कि ये दुनिया है जनाब, यहाँ पे हमारी जो बात पूछी जाती है, जो वास्तविक कुशलता पूछी जाती है, वो केवल परिवार पूछता है, ठीक है। वास्तविक कुशलता केवल परिवार पूछता है। पैसा कमा ले बेटा, जमाना औकात पूछता है, समझ रहे हो? तो जमाना तो ये कहेगा कि भाई इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ज्ञान बांटने वाले लोग हैं। आप देखो, जे जनता है, दुनिया है, आप सही हो फिर भी ज्ञान बांटेंगे जनाब, और आप गलत हो फिर भी ज्ञान बांटेंगे। लोगों पे मत जाइएगा। यदि आप ये सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर तुम क्या सोचोगे? तुम भी तो पढ़ो, तुम भी तो सोचो कुछ। धन्यवाद। क्लास इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं।